नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, उद्योग धंधे व व्यापार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से जल्दी, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में बात करेंगे उसके नगर नियोजन के बारे में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में उसका नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली है वो उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। तो बात करें दोस्तों सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता की बात करें तो दोस्तों उसका है नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली। तो दोस्तों उसमें क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख स्थल मिले जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, इनकी दोस्तों नगर नियोजन जो व्यवस्था थी वो तो समान थी, लेकिन कालीबंगा इनमें से एक अलग है। वो है कि इनकी जो जल निकास प्रणाली है और मकान, इनका नगर नियोजन है वो दोस्तों कच्ची ईंटों का बना हुआ था और जल निकास प्रणाली का इसमें थोड़ा सा अभाव पाया जाता है। सुव्यवस्थित ढंग से इसकी जल निकास प्रणाली नहीं थी दोस्तों। किसकी? कालीबंगा की। कालीबंगा, ठीक है दोस्तों। ये इसकी बात है, मुख्य बात है कि अगर यह तथ्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे मुख्य विशेषता नगर नियोजन जल निकास की प्रणाली की बात करें तो उसमें ये अपवाद के रूप में आता है कि कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ पे जल निकास प्रणाली में थोड़ा सा सुव्यवस्थित ढंग का न मिल पाना, और साथ में यहाँ पे जो नगर नियोजन का जो बनाए गए थे मकान वो उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। बात करें नेक्स्ट, संपूर्ण नगर झाल पद्धति अर्थात ग्रिड पैटर्न पर आधारित था दोस्तों। जो संपूर्ण नगर व्यवस्था थी वो दोस्तों झाल पद्धति पे बना हुआ था, अर्थात एक दूसरे को काटते थे दोस्तों, जैसे आयताकार के रूप में। नेक्स्ट, प्रत्येक नगर दो भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो दोस्तों जो नगर नियोजन था वो दो भागों में बांटा हुआ था, जिसको पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला कहते हैं। तो पश्चिमी टीले को दोस्तों दुर्ग टीला कहा जाता है और पूर्वी टीले को नगर कहा गया। नगर में रहने वाले लोग दोस्तों सामान्य जनता होते थे और दुर्ग में रहने वाले राजा और राजपुरोहित रहते थे। दोनों नगर अलग अलग रक्षा दीवारों से घिरे हुए। यह इसकी सबसे मुख्य विशेषता है कि जो नगर जो थे वो इनमें क्या थे दोस्तों कि अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे। लेकिन दोस्तों लोथल व सूदकोटदा जो स्थल मिले हैं दोस्तों, उनकी जो रक्षा दीवारें थी वो दोस्तों एक ही दीवार से मिली हुई थी दोस्तों। किससे दोस्तों? एक ही दीवार से। बाकी जितने भी सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल मिले उनमें जो अलग अलग उनकी रक्षा दीवारें थी नगरों की, लेकिन लोथल और सूदकोटदा एक अपवाद के रूप में जो उनकी जो रक्षा जो प्राचीर थी, जो दीवारें थी वो एक से जुड़ी हुई थी। ये इसकी मुख्य विशेषता है। फिर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पूरा स्थल से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में जब स्थल के खोज गई तो मंदिर के अवशेष नहीं मिले, लेकिन एकमात्र मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, जहां से दोस्तों स्तूप टीला मिला है। स्तूप टीला जो दोस्तों कुषाण कालीन माना गया है। जो कुषाण राजा ने स्तूप का निर्माण कराया, इस वजह से वो स्तूप टीला बना। इस कारण से खाली एक मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मंदिर के अवशेष मिलते हैं जो स्तूप बना हुआ है। बाकी किसी भी सिंधु सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट इसकी बात करें हम कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी दोस्तों वो उसके बारे में कि सड़कें जो थी दोस्तों वो आपस में समकोण पर काटती थी। किस पे दोस्तों? समकोण पर, ठीक है। और सड़कों का निर्माण दोस्तों मिट्टी के गारे व जिप्सम से किया जाता था। सड़कों का जो बनाने का काम होता था दोस्तों वो जिप्सम और गारे का प्रयोग किया जाता था। और मुख्य सड़कों को दोस्तों ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया, अर्थात जो प्रमुख सड़क होती थी नगर की उसको प्रथम सड़क भी कहते दोस्तों
प्रथम सड़क और ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहा गया। और नगर में प्रवेश के लिए दोस्तों पूर्व दिशा का प्रयोग किया जाता। पूर्व दिशा, नगर में जो प्रवेश किया जाता पूर्व दिशा से सड़क की ओर होता था, जिस कारण से इसका नाम पड़ा है ऑक्सफोर्ड सर्कस। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों नालियाँ। सिंधु सभ्यता में जो नालियाँ बनी थी, ये इसकी सबसे मुख्य विशेषता है कि जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। जल का जो निकास होता है दोस्तों वो नालियों के माध्यम से होता था, जो इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। और ये ईंटों या पत्थरों से बनी होती थी। नालियों का बनाने का काम दोस्तों ईंटों व पत्थरों से होता था। इनके निर्माण में चूने व जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट, कालीबंगा की अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। तो दोस्तों कालीबंगा में क्या था दोस्तों कि सब में जल निकास प्रणाली की व्यवस्था थी, लेकिन कालीबंगा में सुव्यवस्थित ढंग की जल निकास प्रणाली व्यवस्था नहीं थी। सबके घर में अपने अपने घर में कुएं होते थे अपने खुद के। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ईंटें। सिंधु सभ्यता के सभी स्थल पक्की ईंटों के बने हुए थे, लेकिन जो कालीबंगा है दोस्तों वहाँ अधिकतर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। दोस्तों किसका? कच्ची ईंटों का। और ये जो ईंटें थी दोस्तों वो आयताकार होती थी। ईंटों का जो आयकार था दोस्तों वो कौन सा था? आयताकार, और जिसका अनुपात दोस्तों है 4:2:1। और कालीबंगा और रंगपुर, कालीबंगा व रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे, रंगपुर और कालीबंगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन, इसका दोस्तों उसमें मुख्य बात है कि इनका मुख्य जो आधार था वो था दोस्तों इनका परिवार। ठीक है, नेक्स्ट बात करें उनका जो समाज था वो दोस्तों मात्र सत्तात्मक था। क्या था दोस्तों? मात्र सत्तात्मक, जिस कारण से इसका बात पुष्टि होती है कि हड़प्पा सभ्यता में एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए माना है, जिसे उर्वरता की देवी, पृथ्वी की देवी माना है, जिस कारण से इनका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। और अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो उनका जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक था, और उनका मुख्य परिवार आधार था। और यहाँ का समाज दोस्तों 4 वर्गों में विभाजित था। कितना वर्गों में दोस्तों? 4 वर्गों में। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारिक वर्ग और श्रमिक वर्ग। और नेक्स्ट बात करें, यहाँ के लोग दोस्तों युद्ध प्रिय कम और शांत प्रिय अधिक थे। यहाँ के लोग दोस्तों युद्ध करने में विश्वास कम होते थे और शांत रहना उनको सबसे ज़्यादा प्रिय था। नेक्स्ट बात करें, सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, जिसमें वे भोज्य पदार्थ के रूप में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, गाय, सुअर, बकरी आदि पशुओं को खाते थे। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, सूती वस्त्र व ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते हैं। उनके जो वस्त्र थे दोस्तों वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के थे। और आभूषणों का प्रयोग दोस्तों पुरुष और महिला दोनों करते थे। इस कारण से हड़प्पा से सोने के कंगन मिले हैं, और हड़प्पा से 6 लड़ियों वाला एक सोने का हार भी मिला है, सोने का हार। और हड़प्पा से नाचते हुए युवक की मूर्ति के अवशेष भी मिले हैं, और चनहुदड़ों से श्रृंगार की सामग्री, प्रसाद्य सामग्री भी मिली है। नेक्स्ट बात करें, सिंधु सभ्यता में दोस्तों दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। यह मुख्य बात है। इनका मुख्य खेल दोस्तों पासा था। और अन्य खेलों की बात करें तो दोस्तों मनोरंजन के लिए ये नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि में प्रमुख भाग लेते थे। और धार्मिक उत्सव और समारोह में भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। और जो ये पासा था दोस्तों ये मिट्टी का बना हुआ था, जो मोहनजोदड़ो से मिला। ये जो उनका मुख्य खेल में पासा था ये मिट्टी का बना हुआ कहाँ से मिला दोस्तों? मोहनजोदड़ो से।
ठीक है। और कच्छ की खाड़ी में स्थित पंचम द्वीप के कुरन गांव में 2 स्टेडियम मिले हैं, 2 स्टेडियम। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों दशमलव पद्धति के जानकार थे, दशमलव पद्धति के भी जानकार थे। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार था दोस्तों? उसमें पुरास्थल से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की छोटी मूर्तियां, मोहरे व पत्थर निर्मित लिंग, योनियां और मृद बांडों पर चित्रित चिन्हों से यह ज्ञात होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृ देवी, पुरुष देवता के रूप में पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी, लिंग, योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु, जल आदि की पूजा की जाती थी। धार्मिक जीवन के रूप में दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ मिला, जिसके सिर पर 3 सिंह है। उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा है और दाईं ओर एक हाथी, एक व्याघ्र, हिरण है। इसे पशुपति शिव के रूप में माना, जो जिसने मार्शल ने इन्हें आद्य शिव बताया है। ठीक है दोस्तों, क्या बताया है? आद्य शिव बताया है। फिर हड़प्पा में पकी ईंटों की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया। इस कारण से इनका जो समाज था दोस्तों वो कौन सा है? मातृसत्तात्मक है। यह संभवतः पृथ्वी की देवी की प्रतिमा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। हड़प्पा से स्वास्तिक, चक्र व क्रॉस के साक्ष्य भी मिले हैं और स्वास्तिक और चक्र सूर्य के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे पवित्र जो वृक्ष माना जाता था दोस्तों सिंधु सभ्यता में वो था पीपल का वृक्ष। ठीक है ना। और सबसे पवित्र पक्षी था वो था बतख, जिसकी वो पूजा करते थे। और लोथल से एक बर्तन पर सर्प का चित्र मिला है, जिस कारण से पता लगता है कि धार्मिक के रूप में ये नाग पूजा भी करते थे, नाग पूजा भी। और मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु की मूर्ति मिले, जिसका शरीर तो दोस्तों भेड़ का बना हुआ था और मस्तक सूंडदार हाथी का था। ठीक है दोस्तों, और धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इनका इहलौकिक और व्यवहारिक दोस्तों उनके आर्थिक जीवन के ऊपर कि सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। इनका जो मुख्य आधार था आर्थिक जीवन का वो था दोस्तों कृषि। क्या था दोस्तों? कृषि। और इनका प्रमुख खाद्यान्न खाने के लिए जो दोस्तों अनाज के रूप में प्रयोग करते थे वो गेहूं मुख्य रूप से और जौ थे। और अन्य जो फसलें मिली हैं दोस्तों उसमें 9 प्रकार की फसलें के बारे में बताया है कि सिंधु सभ्यता के लोग 9 फसलों के बारे के जानकार थे, जिसमें चावल, गेहूं, और गेहूं की दोस्तों 3 किस्में मिली हैं और चावल अधिकतर गुजरात और राजस्थान में पाए गए, और जौ जिसकी 2 किस्में बताई गई हैं, और खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल आदि खाद्यान्न के रूप में मिले 9 प्रकार की फसलों के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं और जौ प्रमुख थे। और लोथल व रंगपुर से बाजरे की खेती के अवशेष मिले। बाजरे की खेती के अवशेष दोस्तों कहाँ से मिले? लोथल व रंगपुर से। सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु सभ्यता के लोगों ने की थी। दोस्तों ये सबसे मुख्य बात है कि सिंधु सभ्यता के लोग कपास की खेती करने में सर्वप्रथम थे। इस कारण से कपास को दोस्तों और क्या कहा जाता है दोस्तों कि यूनानियों ने इसे सिडोन कहा है। कपास को क्या दोस्तों क्या कहा है? सिडोन। सिंधी नाम है दोस्तों इसका। और हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही खेत में एक साथ 2-2 फसलें उगाना जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कर के बदले अनाज लिया जाता था। दोस्तों वहाँ पे धातुओं का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी मुद्राओं का प्रयोग नहीं किया जाता। सिंधु सभ्यता के लोग कर के बदले में अनाज लिया जाता था। और सिंधु सभ्यता में वस्तु विनिमय का जो आधार था वो क्या था दोस्तों? अनाज। ठीक है दोस्तों, और इससे पता चलता है कि वस्तु विनिमय का माध्यम अनाज था। तो लोथल से दोस्तों एक पत्थर की चाकी मिली, अर्थात एक गट्टी मिली जिसे अनाज पीसा जाता था।
और कालीबंगा से ताम्र धातु से निर्मित एक बेल का कुबड़दार व श्रृंगी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है ताम्र धातु की, और कुत्ते की मूर्ति भी लोथल से मिली। ये इसकी मुख्य बात है। यहाँ पशुपालन के लिए बेल, जो हमने बात की थी कि लोथल कालीबंगा से ताम्र धातु की बेल की कुबड़दार और श्रृंगी की मूर्ति मिली है, तो लोथल से कुत्ते की मूर्ति मिली। और भेड़, बकरी, सूअर आदि पालतू पशु पाले जाते थे हड़प्पाई लोग। लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि ये गाय से अनभिज्ञ थे। यहाँ पे गाय के बारे में कहीं बात नहीं कही सिंधु सभ्यता में कि गाय के बारे में कोई पशु की बात नहीं, और ना उनकी कोई किसी वस्तुओं पे आकृति खुदी हुई मिली है। जो सबसे मुख्य बात है वो है कुबड़दार बेल की आकृति मिली है। और घोड़े के अवशेष की बात करें दोस्तों तो वो 3 जगहों से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, घोड़ों के अस्तित्व के संग से सबसे पहले मोहनजोदड़ो में, और लोथल से दोस्तों क्या मिट्टी का एक टेराकोटा मूर्ति मिली, मृण मूर्ति घोड़े की, और घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं वो सूतकोटड़ा से। ठीक है दोस्तों, और गुजरात के जो लोग थे वो हाथी पालते थे दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें उद्योग, धंधे व व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो धंधे व व्यापार थे वो किस प्रकार थे। लोथल एक प्रसिद्ध सीप उद्योग था, क्योंकि दोस्तों लोथल में सबसे बड़ा इमारत मिली है गोंदीवाड़ा, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। और सोल दाती यहाँ के वासियों के प्रमुख वस्त्र हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे जो व्यापारिक मार्ग से जुड़े हुए थे। यहाँ के लोग सोना, चांदी, तांबा, कांस्य, कांच आदि धातुओं को जानते थे, लेकिन लोहे से अनजान थे। और दोस्तों लोहे के जानकार कौन थे दोस्तों। वैदिक सभ्यता में वैदिक लोग, आर्य लोग लोहे के जानकार थे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ के लोग मैसूर से सोना, बलूचिस्तान सोना कहाँ से मंगाते थे, मैसूर से सोना, और बलूचिस्तान मद्रास से तांबा, और अफगानिस्तान व ईरान से चांदी, अजमेर से सीसा, कश्मीर व काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे। सिंधु सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, क्योंकि दोस्तों यहाँ का वस्तु विनिमय का जो आधार था वो अनाज था, इस कारण से। और व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय क्या था दोस्तों, अनाज था। इस कारण से यहाँ पे सिक्कों का कोई प्रचलन नहीं था। मध्य एशिया, फारस की खाड़ी के देश, अफगानिस्तान, ईरान व बहरीन द्वीप, मिस्र, मेसोपोटामिया, किर्प आदि से उनका व्यापारिक संबंध था। किनका दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अब बात करें दोस्तों इसकी लिपि की, कि सिंधु घाटी की लिपि दोस्तों भाव चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसे बुस्ट्रोफेडन भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, लिपि की बात करें तो दोस्तों सबसे मुख्य है भाव चित्रात्मक। फिर है मृदबाण। सिंधु सभ्यता के मृदबाण दोस्तों लाल गुलाबी रंग के थे। इनको लाल रंग से पोत कर काली धारियां बनाई जाती। दोस्तों ये एग्जाम 2nd ग्रेड में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृदबाण थे वो किस रंग के बने हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे लाल व काले रंग का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ के मृदबाण चाक व हाथ से बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो उस काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था, जिस कारण से हड़प्पाई लोग मृदबांडों की अपनी खास विशेषता होती थी। फिर मोहरे। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम प्रकृति है उसकी मोहरे। तो दोस्तों हमने बात की थी नेक्स्ट वीडियो में कि जो अभिलेख युक्त मोहरें मिली थी वो सबसे ज़्यादा हड़प्पा से मिली थी, और सामान्य जो मोहरें थे वो अधिकांश जो मिली थी वो 500 के लगभग वो मोहनजोदड़ो से मिली, और टोटल जो मिली है वो 2000 के आसपास मोहरें प्राप्त हुई है। मोहरें बनाने में सर्वाधिक उपयोग दोस्तों सेल खड़ी का किया जाता था। किसका किया जाता था दोस्तों, सेल खड़ी का। मोहरे की आकृतियाँ बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार होती थी, जिसमें मुख्य जो मिली मोहरे वो दोस्तों मिली है वर्गाकार के रूप में। ठीक है दोस्तों, आज हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।